हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्ण सभी को। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नौकरी एस्पिरेंट में। हम आपके लिए लेकर आए हैं जीके बूस्टर स्कोर डॉट सीरीज, जिसमें हम क्लास 6 को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने हमारी पिछली क्लास को नहीं देखा है तो उनको ज़रूर देखना, क्योंकि ये क्लास आपके आने वाले एग्ज़ाम जैसे कि एसएससी CHSL का हुआ, रेलवे का एग्ज़ाम हुआ, CGL का हुआ या MTS का हुआ, हर आने वाले एग्ज़ाम के लिए ये क्लास आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। इस वीडियो में हम पिछली परीक्षा में पूछे गए इम्पोर्टेंट MCQs को डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ये हमारी वेबसाइट है www.naukriaspirant.com। यहाँ पर आपको फ्री में PDF और नोट्स भी उपलब्ध हो जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं हम आज की क्लास को शुरू करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना दोस्तों। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र शंकूर खान और पंडित राम नारायण जैसे संगीतकारों द्वारा बजाया गया था? तो कौन सा वाद्य यंत्र है वो बताइए, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सारंगी। जो सारंगी वाद्य यंत्र है ये शंकूर खान और पंडित राम नारायण जैसे संगीतकार द्वारा बजाया गया था। इसकी इंपॉर्टेंट जानकारी देखते हैं। सारंगी ये एक झुका हुआ तार वाला वाद्य यंत्र है। कैसा वाद्य यंत्र? ये झुका हुआ तार वाला वाद्य यंत्र है सारंगी, जो भारतीय शास्त्रीय संगीत का प्रमुख हिस्सा है। ये चमड़े से ढका हुआ एक लंबा खोखला लकड़ी का ढांचा है। इसमें 3 तार होते हैं जो एक धनुष से जुड़े होते हैं। 3 तार होते हैं जो धनुष की तरह जुड़ा होता है। ये धनुष बाण से बजाया जाता है। शंकूर खान और पंडित राम नारायण दोनों प्रसिद्ध संगीतकार थे जो सारंगी बजाते थे, एक तार वाला वाद्य यंत्र जो भारतीय शास्त्रीय संगीत में लोकप्रिय है। इसकी इंपॉर्टेंट जानकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिनस कार्ल पॉलिंग को रासायनिक बंधन की प्रकृति और जटिल पदार्थों की संरचना को स्पष्ट करने के लिए इसके अनुप्रयोगों पर उनके शोध के लिए रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो बताइए फ्रेंड्स, कब मिला था रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार लिनस कार्ल पॉलिंग को? तो आंसर इसका ए, 1954 में मिला था लिनस कार्ल पॉलिंग को रासायनिक बंधन की प्रकृति और जटिल पदार्थों की संरचना को स्पष्ट करने के लिए उनको रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार दिया था। इसकी इम्पोर्टेंट जानकारी देखते हैं। ये एक अमेरिकी रसायनज्ञ, बायोकेमिस्ट, रसायनज्ञ अभिनेता थे। कौन? लिनस कार्ल पॉलिंग। ये लेखक भी थे और शिक्षक भी थे, शांति कार्यकर्ता भी थे। इन्होंने 1200 से भी अधिक पत्र और पुस्तकें प्रकाशित किए, जिनमें से लगभग 850 वैज्ञानिक विषयों से संबंधित है। लिनस कार्ल पॉलिंग को 1954 में रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार मिला था और उन्हें रासायनिक बंधन की प्रकृति और जटिल पदार्थों की संरचना को स्पष्ट करने के लिए उनके अनुप्रयोगों पर उनके शोध के लिए भी पुरस्कार दिया गया था। यह पुरस्कार किसको मिला था? लिनस कार्ल पॉलिंग को। तो ये याद रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। खालिस्तान का 10 कठिया ऐतिहासिक और पौराणिक घटनाओं को दर्शाने वाले 2 पुरुषों द्वारा किया जाने वाला आदिवासी नृत्य है। आदिवासी नृत्य हैं जो 10 कठिया ऐतिहासिक है। तो ये नृत्य किस राज्य का है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ओडिशा राज्य का। ओडिशा राज्य का आदिवासी नृत्य है 10 कठिया, जो 2 पुरुषों के द्वारा किया जाता है। इम्पोर्टेंट जानकारी देखते हैं और इसकी। ये एक आदिवासी नृत्य शैली है 10 कठिया है। ये एक नृत्य का नाम है जो ओडिशा राज्य में किया जाता है और ये आदिवासी जनजाति द्वारा किया जाता है। ये नृत्य, इसकी उत्पत्ति ओडिशा से हुई। इसमें 2 पुरुषों के द्वारा इसको प्रस्तुत किया जाता है। ये नृत्य शैली चेहरे के भाव, हाथों के इशारे और शरीर की गतिविधियों के माध्यम से ऐतिहासिक और पौराणिक घटनाओं को दर्शाता है। कलाकार पारंपरिक पोशाक पहनते हैं और मृदंग, ढोल और बांसुरी जैसे विभिन्न संगीत वाद्य यंत्रों का उपयोग करते हैं इस नृत्य में। ये नृत्य शैली उड़िया संस्कृति का एक अभिन्न अंग है और त्यौहार और महत्वपूर्ण अवसरों के दौरान इसको किया जाता है। मतलब त्यौहार या कोई भी अवसर हो महत्वपूर्ण, वहाँ पर इन ओडिशा आदिवासियों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है।
अपने हाव भाव से, इशारों से जो भी ऐतिहासिक घटना है उनके बारे में बताते हैं इस नृत्य के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है कि के नजीब बनाम भारत संघ मामला खालिस्तान के तहत अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित है। तो ये मामला किस उल्लंघन से, अधिकार के उल्लंघन से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो बताइए आंसर क्या होगा इसमें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 के अधिकार से संबंधित है ये के नजीब बनाम भारत संघ मामला अनुच्छेद 21 के तहत अधिकार के उल्लंघन से संबंधित है। इंपॉर्टेंट जानकारी देखते हैं इसकी। यह मामला भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार के उल्लंघन से संबंधित है। और अनुच्छेद 21 एक मौलिक अधिकार है जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है। अनुच्छेद 21 में क्या बताया गया है कि ये एक मौलिक अधिकार है जिसमें व्यक्ति अपने जीवन और व्यक्तिगत की रक्षा कर सकता है। भारतीय न्यायपालिका द्वारा इसकी व्याख्या में अधिकारों की एक विस्तृत श्रृंखला को शामिल किया गया है, जैसे कि सम्मान के साथ जीने का अधिकार, गोपनीयता का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और शीघ्रता परीक्षण का अधिकार इसमें बताया गया है अनुच्छेद 21 में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लाल शैवाल है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है कि लाल शैवाल कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, रोडोफाइसी। रोडोफाइसी को क्या बोलते हैं? लाल शैवाल बोलते हैं। इंपॉर्टेंट जानकारी देखते हैं लाल शैवाल के बारे में। यह एक प्रकार का समुद्री शैवाल है जो कि फाइकोएरिथ्रिन और फाइकोसाइनिन जैसे वर्णक की उपस्थिति के कारण मुख्य रूप से लाल रंग का होता है। इसका लाल रंग किसके कारण होता है? फाइकोएरिथ्रिन और फाइकोसाइनिन के वर्णक की उपस्थिति के कारण इस शैवाल का रंग लाल होता है, जो कि एक समुद्री शैवाल है। ये उष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण दोनों प्रकार के जल में पाए जाते हैं और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के प्राथमिक उत्पाद और शाकाहारी समुद्री जानवरों के लिए भोजन के स्रोत का महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये लाल शैवाल की कुछ प्रजातियों का उपयोग मनुष्य द्वारा भोजन, दवा और सौंदर्य प्रसाधन जैसे विभिन्न उद्देश्यों के लिए भी किया जाता है। जो लाल शैवाल है इसका उपयोग मनुष्य भोजन के रूप में भी करते हैं, दवाई भी बनाई जाती है इससे, और सौंदर्य प्रोडक्ट प्रसाधन मतलब कि ब्यूटी के प्रोडक्ट भी बनाए जाते हैं इस लाल शैवाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि किसी तत्व X का परमाणु क्रमांक क्या होगा जो आवर्त 2 और समूह 17 में रखा गया है। तो आपको बताना होगा कि X का परमाणु क्रमांक क्या होगा, बताइए, जिसमें आवर्त तो 2 है और समूह 17 में रखा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 9। X का परमाणु क्रमांक क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, जिसका आवर्त तो 2 है और समूह 17 में रखा गया है इसको। और इसकी जानकारी देखते हैं। आवर्त 2 और समूह 17 में रखा गया तत्व X एक हैलोजन है। क्या है? हैलोजन है। हैलोजन एक अत्यधिक प्रतिक्रियाशील अधातु है। उनके सबसे भारी कोष में 7 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। हैलोजन के तत्व X को समूह 17 में रखा गया है। इसका मतलब है कि इसमें 7 संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उसके नाभिक में मौजूद प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। इसलिए तत्व X की परमाणु संख्या 9 होगी, क्योंकि इसके नाभिक में 9 प्रोटॉन है। नाभिक में 9 प्रोटॉन है, इसलिए X तत्व की परमाणु संख्या भी 9 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो। लगातार किस 2 वर्षों में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में कोई मुख्य अतिथि नहीं था? बताइए फ्रेंड्स, किस वर्ष में भारत के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि नहीं थे? वो कौन से साल है जहाँ पर मुख्य अतिथि उपस्थित नहीं हुए थे गणतंत्र दिवस समारोह में? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 2021 और 2022। 2021 और 2022 वर्ष में गणतंत्र दिवस की उपलक्ष्य में समारोह में कोई भी मुख्य अतिथि नहीं उपलब्ध हुआ था, उपस्थित नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था इसकी जानकारी देखते हैं। यह भारत में हर साल 26 जनवरी को उस दिन में मनाया जाता है जिस दिन 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ था। गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है?
क्योंकि 26 जनवरी को हमारा भारत का संविधान लागू हुआ था। इस उपलक्ष्य में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय राजधानी कौन सी हमारी नई दिल्ली है, वहाँ पर कि भव्य परेड द्वारा चिन्हित किया जाता है, जिसमें भारत के राष्ट्रपति जो भारतीय सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ भी होते हैं वो भी इसमें भाग लेते हैं। हालांकि कुछ वर्षों में कोई मुख्य अतिथि नहीं हो सकता, जो आमतौर पर एक विदेशी गणमान्य व्यक्ति होते हैं, जिसमें सम्मानित अतिथि के रूप में समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाता है। मतलब हर गणतंत्र दिवस समारोह में एक मुख्य अतिथि बुलाया जाता है जो कि विदेशी होते हैं, विदेश से बुलाए जाते हैं। और अब की 2021 और 2022 में कोई भी मुख्य अतिथि नहीं बुलाए गए थे, उनको आमंत्रित नहीं किया गया था इस वर्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिशर के मात्रा सिद्धांत को उनके प्रसिद्ध समीकरण खालिस्तान द्वारा समझाया गया है। तो किस समीकरण के द्वारा इनको समझाया गया है फिशर के सिद्धांत को, बताइए आंसर क्या होगा इसका। फिशर के मात्रा सिद्धांत को उनके प्रसिद्ध समीकरण द्वारा समझाया गया है। तो समीकरण कौन सी है वो, तो आंसर इसका बी, mv बराबर mpt, mv बराबर pt द्वारा समझाया गया है फिशर के मात्रा सिद्धांत को। इंपॉर्टेंट जानकारी देखते हैं इसकी। फिशर का मात्रा सिद्धांत क्या होता है ये इस बारे में बताते हैं। ये एक मौद्रिक सिद्धांत है। कौन, फिशर का मात्रा सिद्धांत है, ये एक मौद्रिक सिद्धांत है जो धन आपूर्ति, धन का वेग, मूल्य स्तर और आउटपुट के बीच संबंध की व्याख्या करता है। फिशर के द्वारा दिया गया प्रसिद्ध समीकरण कौन सा है, mv बराबर pt, जहाँ m धन की आपूर्ति है और v धन का वेग है और p मूल्य स्तर है और t लेन देन का स्तर है। समीकरण बताता है कि धन आपूर्ति में वृद्धि में मूल्य स्तर में वृद्धि होगी, ये मानते हुए कि धन का वेग और लेन देन का स्तर स्थिर है। ये इसमें बताया गया है फिशर के मात्रा सिद्धांत में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आधुनिक औद्योगिक प्रणाली के उदय से पहले भारतीय निर्यात के मुख्य रूप से खालिस्तान जैसे विनिर्माण शामिल थे। तो किसमें शामिल थे ये आपको बताना है। आंसर बताइए क्या होगा। आधुनिक औद्योगिक प्रणाली के उदय से पहले भारतीय निर्यात के मुख्य रूप से खालिस्तान जैसे विनिर्माण शामिल थे। तो किसमें शामिल थे वो, आंसर है डी, सूती और रेशमी कपड़ा जैसे विनिर्माण में शामिल थे। अदर इम्पोर्टेंट न्यूज देखते हैं इसकी क्या है इम्पोर्टेंट जानकारी। आधुनिक औद्योगिक प्रणाली के उदय से पहले भारतीय निर्यात में मुख्य रूप से सूती और रेशमी कपड़े जैसे उत्पाद शामिल थे और आधुनिक औद्योगिक व्यवस्था से पहले भारत में सूती और रेशमी कपड़े के प्रमुख निर्यात भी किए जाते थे। भारत में कपड़ा निर्यात एक समृद्ध इतिहास रहा है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कपड़ों की उच्च मांग थी। कपड़ों की मांग बहुत उच्च थी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत में, और ये निर्माण का एक समृद्ध इतिहास भी रहा है भारत में कपड़ा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंचनजंगा चोटी निम्नलिखित में से हिमालय के किस उपखंड में स्थित है। तो बताइए फ्रेंड्स किस उपखंड में स्थित है कंचनजंगा चोटी, हिमालय के किस उपखंड में स्थित है ये। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय। दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय के उपखंड में स्थित है कंचनजंगा चोटी। इम्पोर्टेंट जानकारी इसकी। ये दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। पहले की बात की जाए तो कौन है वो, माउंट एवरेस्ट है। पूर्वी हिमालय में विशेष रूप से भारत के नेपाल और सिक्किम के बीच स्थित है ये कंचनजंगा चोटी। दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय पूर्वी हिमालय श्रृंखला का हिस्सा है जो अपनी समृद्ध जैव विविधता और सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.naukriaspirant.com। आपको फ्री में PDF और नोट्स के लिए आप हमारे गूगल प्ले स्टोर पर जाकर नौकरी एस्पिरेंट ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको फ्री में PDF और नोट्स भी उपलब्ध हो जाएंगे। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सब्जेक्ट वाइज किसी एग्ज़ाम की तैयारी, एग्ज़ाम या अपकमिंग कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, यहाँ पर आपको हर प्रकार के नोट्स और PDF उपलब्ध हो जाएगी। यहाँ पर आप PDF और नोट्स उपलब्ध कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर आकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नृत्याचार्य पुरस्कार विजेता, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता और कालिदास सम्मान पुरस्कार विजेता। गुरु विपिन सिंह किस शास्त्रीय नृत्य शैली को बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध थे? तो ये आपको बताना है कि गुरु विपिन सिंह ये किस शास्त्रीय नृत्य शैली को बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मणिपुरी। कौन सा नृत्य शैली? मणिपुरी नृत्य शैली को बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध है गुरु विपिन सिंह। इंपॉर्टेंट जानकारी देखते हैं इसकी। वे भारत के मणिपुर के एक प्रसिद्ध नृत्य प्रतिपादक और शिक्षक थे। इन्होंने देश और दुनिया भर में मणिपुरी नृत्य को शैली को बढ़ावा देने और लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कई छात्रों को प्रशिक्षित किया और नृत्य शैली में प्रशिक्षण देने के लिए नई दिल्ली में मणिपुरी नृत्यालय की स्थापना भी की है। गुरु विपिन सिंह में मणिपुर राज्य में नई दिल्ली में मणिपुरी नृत्यालय खोला है, जहाँ पर वो कई छात्राओं को नृत्य सिखाते थे। गुरु विपिन सिंह को नृत्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए कई प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले, जिनमें नृत्याचार्य संगीत नाटक अकादमी और कालिदास सम्मान पुरस्कार भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यायाधीशों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार किसके पास है? तो बताइए फ्रेंड्स, किसके पास है? न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार किसके पास है? तो इसका आंसर है सी, भारत के राष्ट्रपति के पास है। भारत के राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि वे न्यायाधीश के एक उच्च न्यायालय को दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है। इंपॉर्टेंट जानकारी देखते हैं इसकी। भारत के राष्ट्रपति के पास न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार है। राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों में निर्वाचित सदस्य और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को एक बार लाइक और शेयर जरूर कर देना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसी लगी। तो क्वेश्चन है कि हमारा खालिस्तान हवा, प्रकाश, नमी या भोजन को खराब करने वाली जीवाणु क्रिया के संपर्क में आने पर वसा और तेलों के पूर्ण या अपूर्ण ऑक्सीकरण या जलीय विश्लेषण की प्रक्रिया है। तो कौन सी विश्लेषण की प्रक्रिया है ये आपको बताना है। तो आंसर है इसका ए, विकृति गंधन। विकृति गंधन हवा, प्रकाश, नमी और भोजन को खराब करने वाली एक जीवाणु क्रिया है, जिसके संपर्क में आने से वसा और तेलों के पूर्ण या अपूर्ण ऑक्सीकरण व जलीय विश्लेषण ये प्रक्रिया बनती है। इम्पोर्टेंट जानकारी देखते हैं अब इसकी। विकृति गंधन क्या है? ये हवा, प्रकाश, नमी, जीवाणु क्रिया के संपर्क में आने पर वसा और तेल को खराब करने की एक प्रक्रिया है। ऑक्सीकरण प्रक्रिया वसायुक्त अम्ल को तोड़ती है, जो भोजन में अप्रिय गंध और स्वाद उत्पन्न करती है। भोजन को वायुरोधी पात्रों में संग्रहित करके प्रतिशीतलन में रखकर या प्रति ऑक्सीकारक मिलाकर विकृति गंधन से रोका जा सकता है। इस भोजन में जो वायुरोधी पदार्थों को संग्रहित करके जिससे ये होने वाली जो गंध स्मेल है उसको रोका जा सकता है इस प्रक्रिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी तिब्बती बर्मी भाषा है? तो बताइए, तिब्बती बर्मी भाषा है कौन सी है वो? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, त्रिपुरी। त्रिपुरी है वो तिब्बती बर्मी भाषा है। इम्पोर्टेंट जानकारी इसकी। ये एक तिब्बती बर्मी भाषा है जो भारतीय राज्य त्रिपुरा और बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में बोली जाती है। तिब्बती बर्मा भाषाएं चीन तिब्बती भाषा परिवार की एक शाखा है और ये चीन, भारत, म्यांमार, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में भी बोली जाती है ये भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन मृच्छकटिक नाटक के लेखक थे? तो बताइए, मृच्छकटिक नाटक के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर है सी, शूद्रक। शूद्रक है जो मृच्छकटिक नाटक के लेखक थे। इम्पोर्टेंट जानकारी है। ये एक संस्कृत नाटक है। कौन सा? मृच्छकटिक। ये एक संस्कृत नाटक जिसे द लिटिल क्ले कार्ड के नाम से भी जाना जाता है।
ऐसा माना जाता है कि इसे 5वीं शताब्दी ईस्वी से प्राचीन भारत में रहने वाले नाटककार शूद्रक ने लिखा था। यह नाटक एक रोमानी कॉमेडी है जो चारुदत्त नाम के एक गरीब ब्राह्मण और वसंत सेना नामक वेश्या के प्रति उसके प्रेम की कहानी को कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दी गई विकल्पों से गलत कथन का चयन कीजिए। हमें गलत कथन है उनके बारे में बताना है कि इसमें कौन सा गलत कथन दिया गया है। तो बताइए इसमें कौन सा कथन गलत है। तो आंसर है इसका ए, ये कथन गलत है। बेकाल चट्टानें विलन से अपेक्षित होने वाले विघटित पदार्थों से बनती है। ये गलत है, ये विघटित पदार्थों से नहीं बनती बल्कि ये मैग्मा से बनती है। इंपॉर्टेंट जानकारी देखते हैं इसकी। बेकाल चट्टान वास्तव में मैग्मा या लावा के जमने से बनती है, न कि घोल से निकलने वाले घुले हुए पदार्थों से। तलछटी चट्टानें वास्तव में पानी के भीतर और पृथ्वी की सतह पर सामग्री के जमाव और उसके बाद में सीमेंटीकरण से बनती है। किससे बनती है? सीमेंटीकरण से बनती है और ये मैग्मा और लावा के जमने से बनती है बेकाल चट्टानें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके नेतृत्व में उत्तर पश्चिम भारत में पठानों की खुदाई खिदमतगार समाज का गठन किया है जो लाल सट के नाम से भी प्रसिद्ध था। तो किसके नेतृत्व में क्या है ये खिदमतगार समाज का गठन जिसको लाल सट के नाम से भी जाना जाता है। तो आंसर इसका सी, खान अब्दुल गफ्फार खान को। खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में उत्तर पश्चिम भारत में पठानों ने खुदाई खिदमतगार समाज का गठन किया जिसको लाल सट के नाम से भी जाना जाता है। अदर इम्पोर्टेंट न्यूज देखते हैं इसकी इम्पोर्टेंट जानकारी देखते हैं। खान अब्दुल गफ्फार की, उन्हें बच्चा खान के नाम से भी जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान को बच्चा खान के नाम से भी जानते हैं। खुदाई खिदमतगार 1929 में ब्रिटिश भारत के उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा स्थापित एक अहिंसक आंदोलन था जो पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा प्रांत है। इस आंदोलन का उद्देश्य शांतिपूर्ण तरीकों से सामाजिक सुधार और राजनीतिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देना था। इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था कि शांतिपूर्ण तरीकों से सामाजिक सुधार हो और राजनीतिक स्वतंत्रता को बढ़ावा मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 36वें राष्ट्रीय खेल निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किए गए थे? तो ये किस केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किए गए थे 36वें राष्ट्रीय खेल? आंसर हो जाएगा इसका क्या? सी, गुजरात राज्य में। गुजरात राज्य में 36वें राष्ट्रीय खेल आयोजित किए गए थे। इम्पोर्टेंट जानकारी देखते हैं इसकी। राष्ट्रीय खेल एक द्विवार्षिक बहु खेल आयोजन है जिसमें पूरे भारत से एथलीट भाग लेते हैं। यह आयोजन भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा आयोजित किया जाता है और इस देश में सबसे बड़े खेल आयोजनों में से एक माना जाता है इसको। अब आपको बता दें 36वें राष्ट्रीय खेल 29 सितंबर से 12 अक्टूबर 2022 तक गुजरात में आयोजित किए गए हैं और ये नई दिल्ली और केरल ने भी पहले राष्ट्रीय खेलों की मेज़बानी की। नई दिल्ली में भी और केरल में भी इस राष्ट्रीय खेल की मेज़बानी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना 1875 में मुंबई में की गई थी? तो किसकी स्थापना की गई थी मुंबई में, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा डी, आर्य समाज की। किसकी स्थापना की गई थी 1875 में? तो इसकी स्थापना की गई थी आर्य समाज की स्थापना मुंबई में की गई थी। और कब की गई थी? 1875 में की गई थी। इम्पोर्टेंट जानकारी देखते हैं। आर्य समाज की स्थापना मुंबई में की गई थी और आर्य समाज 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित एक हिंदू सुधार आंदोलन है। इसका उद्देश्य वेदों को सत्य के एकमात्र स्रोत के रूप में प्राचित करना और सभी प्रकार की मूर्ति पूजा, जाति व्यवस्था और अंधविश्वास को अस्वीकार करना है। आर्य समाज ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और बाल विवाह, दहेज प्रथा उन्मूलन जैसे सामाजिक सुधार आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय संविधान में गणतंत्र शब्द का अर्थ बताता है? तो बताइए फ्रेंड्स, कौन सा शब्द है जो गणतंत्र का अर्थ बताता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए,
निर्वाचित मुखिया। निर्वाचित मुखिया है जो गणतंत्र शब्द का अर्थ बताता है। इम्पोर्टेंट जानकारी देखते हैं इसकी। ये भारतीय संविधान में गणतंत्र शब्द का अर्थ बताता है। गणतंत्र सरकार का एक रूप है जिसमें राज्य का प्रमुख नागरिक या उनके प्रतिनिधियों द्वारा चुना जाता है। और भारत में राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति को राज्य का प्रमुख होता है, उसका चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानमंडलों के सदस्य भी शामिल होते हैं। राष्ट्रपति की मुख्य भूमिका औपचारिकता होती है और वह राष्ट्रीय एकता के प्रतीक के रूप में कार्य करता है। राष्ट्रपति की भूमिका औपचारिक होती है जो राष्ट्रीय एकता के प्रतीक के रूप में कार्य करता है, मतलब राष्ट्रीय एकता बनाई रहे इसके रूप में राष्ट्रपति कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1528 में चंदेरी की लड़ाई में निम्नलिखित में से कौन पराजित हुआ था? तो बताइए फ्रेंड्स, कौन पराजित हुआ था चंदेरी की लड़ाई में? और ये कब हुआ था? 1528 में हुई थी ये लड़ाई। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मेदिनी रॉय। मेदिनी रॉय पराजित हुआ था चंदेरी की लड़ाई में और ये युद्ध हुआ था 1528 में। इम्पोर्टेंट जानकारी देख लेते हैं इसकी। चंदेरी का युद्ध ये 20 जनवरी 1528 बाबर की मुगल सेना और मालवा के शासक मेदिनी राय की राजपूत सेना के बीच लड़ा गया था। किस किस के बीच गया था? बाबर की मुगल सेना और मालवा के शासक थे मेदिनी राय की राजपूत सेना के बीच ये युद्ध हुआ था जिसमें मेदिनी की हार हुई थी। ये लड़ाई खानवा की लड़ाई के बाद हुई थी जिसमें बाबर ने राणा सांगा के नेतृत्व वाले राजपूत संघ को हराया था। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। पीडीएफ और नोट्स के लिए भी आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.naukriaspirant.com। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।